बड़ी खबर है ये, और खबर ये है कि आखिर ये मास्टरमाइंड कहां गायब हो गया। और इतनी आसानी से 2 जून को जिसने भी मथुरा में हुई हिंसा देखी होगी, उस सबके मन में, जहन में एक ही सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर इस हिंसा का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव है कहां। इस सवाल ने यूपी सरकार की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि पुलिस को भी ये नहीं पता है कि वो जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा है तो है कहां। मेरी मांग है भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा क्या है, रूलर कौन। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, हमें भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। मथुरा कांड का मास्टरमाइंड कहां है? चौबीस मौत के बाद फरार है रामवृक्ष। मास्टरमाइंड आश्रम में छुपा है या फरार है? लोगों को भड़काने वाला अब चुप क्यों है? मारे जा रहे हो वर्दी पहन करके, सब मार दिए जा रहे। मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? रामवृक्ष जिंदा है या गोलियों का शिकार हुआ? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। सबसे बड़ा अंदेशा यह है कि गुरुवार को इसके जवाहर बाग वाले ठिकाने में जब पुलिस और इसके गुर्गों के बीच अंधाधुंध फायरिंग और बमबाजी हुई तो उस वक्त कई लोग मारे गए। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक सभी शवों की पहचान नहीं हुई है। ऐसे में इसके मारे जाने का भी शक है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी आशंका इसके फरार होने की है, क्योंकि इसका यह ठिकाना 280 एकड़ में फैला था और इतने बड़े इलाके से भागना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पूरे इलाके को पुलिस ने नहीं घेरा था। नक्सली प्रवृत्ति का रामवृक्ष गुरिल्ला उग्रवाद में भरोसा रखता था। ऐसे में फरार होकर दोबारा अपनी सेना बनाने का ख्याल भी इसके मन में हो सकता है। मारे जा रहे हो वर्दी पहन करके, सब मार दिए जा रहे। मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? कितने मारे जा रहे हैं, जनता भी मारी जा रही है, पुलिस के जवान भी मारे जा रहे हैं। बोलिए जी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा तब तक शांति। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, हमें भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अपना लेकिन बड़ी हैरानी होती है, दिल्ली से महज 180 किलोमीटर दूर मथुरा में एक सिरफिरा सिस्टम को चुनौती देता है। उससे दो हाथ करता है, 2 पुलिस अधिकारी को शहीद कर देता है और उस गैंग का सरगना अचानक गायब हो जाता है। वो भी तब जब पूरा राज्य उसके पीछे लगा हुआ हो, पूरे राज्य की पुलिस उसे तलाश रही हो। किसी कारण, बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई और जो पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। क्या किया है कि नहीं किया है? बोलिए, अब क्या किया है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हम पंचायत करने वाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामवृक्ष के पीछे वो ताकतें अब भी काम कर रही हैं, जिसके बूते वो 27 महीने से मथुरा के जवाहर बाग में जमा हुआ था और वो उन्हीं ताकतों के बल पर तमाम घेराबंदी के बावजूद निकल भागा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वो भागा है तो कहां है? मोटे तौर पर उसकी जड़ें 3 जगह फैली हैं। पहला बरेली, जहां कुछ वक्त पहले ये मथुरा की तरह ही जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था और हंगामा हुआ था, जिसके बाद इस पर वहां मामला भी दर्ज हुआ। दूसरा गाजीपुर, यहां रायपुर बागपुर इलाके का ये रहने वाला है। कुछ दिन पहले ये यहां गया था और अपनी सारी संपत्ति रिश्तेदारों में बांट दी थी।
लेकिन यहाँ अब उसका परिवार नहीं रहता। तीसरी जगह है सागर। जब तक बाबा जय गुरुदेव जिंदा थे तब तक ये वहां आश्रम में आया जाया करता था। वहां भी उसकी पहचान है, लेकिन कहते हैं कि वहां भी ये 10 साल से गया नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं 3 जगहों पर गया हो, क्योंकि मथुरा कांड के मास्टरमाइंड रामवृक्ष की ताकतों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 27 महीनों से 280 एकड़ में फैले इस जवाहर बाग पर कब्जा किए शान से रह रहा था और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। वो तो हाईकोर्ट का डंडा पड़ा, तब मजबूरी में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। का फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। तो वो तो उनको तो पता नहीं है, हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि हमको इस बात का पता नहीं, पता लगा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई का नतीजा तो देखिए। पुलिस 10 दिनों से प्लान बना रही थी और उसे रामवृक्ष और उसके गैंग की ताकतों का अंदाजा ही नहीं था। पुलिस इस बात से अनजान थी कि रामवृक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके पास कितने बम, बंदूक और बारूद है। आप मारे जा रहे हो वर्दी पहन करके, सब मार दिए जाओ। मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव के पास हथियारों का भारी जखीरा था। 315 बोर के 45 तमंचे यानी देसी कट्टे मौजूद थे। 12 बोर के 2 तमंचे, 315 बोर की 5 राइफलें थी, 315 बोर के 80 जिंदा कारतूस और 12 बोर के 80 जिंदा कारतूस मिले। इसके अलावा 320 बोर के 5 खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कुल 178 कारतूस बरामद किए गए हैं। कई जले और अधजले सिलेंडर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। करीब 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद पुलिस ने रामवृक्ष के किले को ढहा तो दिया, लेकिन रामवृक्ष हाथ नहीं आया। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि रामवृक्ष को पकड़कर कानून के सामने लाए और सख्त से सख्त सजा दिलवाए। अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा, आज तक। 2014 से लेके अब तक कुछ मुट्ठी भर जो वहां पर आंदोलनकारी थे, कुछ मुट्ठी भर जो प्रदर्शनकारी थे, वो इतनी बड़ी संख्या में कैसे इकट्ठा हो गए? उन्हें पानी की सुविधा मिली, उन्हें सीवेज, उन्हें स्कूल, सबकी सुविधाएं कैसे मिलती रहीं? प्रशासन बेखबर तो था नहीं। रामवृक्ष यादव अपने आप में एक मिस्ट्री है। काफी कुछ नक्सलियों की तरह रहने वाले रामवृक्ष यादव के बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं है। हम आपको दिखाते हैं इसका पूरा परिचय। क्या तू पत्रकारिता करता है और देश की जनता को आज तक नहीं तूने बताया? अपराधी हो कि नहीं हो? क्या किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। बोलिए, हत्या किया है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नाम रामवृक्ष यादव, उम्र करीब 65 साल, निवासी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर का रहने वाला रामवृक्ष यादव करीब 45 साल पहले जय गुरुदेव की संगत में आया और उसी वक्त गाजीपुर से उसका मथुरा आना जाना शुरू हो गया। तब वो समाज बदलने निकला था और उसी कड़ी में इमरजेंसी के विरोध में जेल भी गया, लेकिन आज वो कानून की नजरों में एक संगीन आरोपी बना खड़ा है। नेतागिरी, जनता की सेवा में लगते जुटे हैं, भक्त रहे हैं। इमरजेंसी में जब बाबा जय गुरुदेव बंद थे तो उस समय ये लोग भी सत्याग्रह में जेल गए थे, जबकि पेंशन भी पाते हैं। और गांव में उनका गांव से विशेष तौर से किसी झगड़े रगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इतने खरे पड़ते थे कि बात बोल देते थे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती थी, बात सही बोलते थे, इसलिए गाँव की राजनीति में पड़ना ही नहीं चाहते। ये तो रामवृक्ष यादव की गवाही पहचान है। अब उनकी मथुरा की ताजा पहचान से भी रूबरू हो लीजिए, जिसमें ना संविधान के लिए सम्मान है, ना देश के प्रथम नागरिक के लिए कोई आदर। क्या होना चाहिए आप बताइए, क्या होना चाहिए? सारी चीज मैं ही बताऊं? आप देश के नागरिक हैं कि विदेश के पत्रकार हैं? देश के नागरिक। तो आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। तो वो उनको तो पता नहीं है, हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि हमको इस बात का पता नहीं, पता लगा रहे हैं। हाँ,
अब तक और फर्स्ट सिटीजन वोट से बनता है। आप बताइए, आप इस देश के नागरिक हैं, कह रहे हैं, तो फर्स्ट सिटीजन वोट से बनेगा। बोलिए। 2014 की शुरुआत में मध्य प्रदेश के सागर से रामवृक्ष यादव ने अपना एक अभियान शुरू किया, जिसमें जुड़ने वालों को सत्याग्रही का नाम दिया। इस अभियान ने 1 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल देने, 12 रुपये तोला सोना और आजाद हिंद फौज के नाम पर गोल्ड करेंसी चलाने जैसी अजीबोगरीब मांगे रख दी। ये कथित सत्याग्रही दिल्ली में जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करने वाले थे। रास्ते में करीब 5000 लोगों के साथ रामवृक्ष यादव 18 अप्रैल 2014 को मथुरा पहुंचा तो आराम करने के नाम पर जवाहर बाग में डेरा डाल दिया। वहां ये लोग 2 दिन आराम करके दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गए कि सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष और इसके गुंडों ने जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया। यहाँ आम आमले और बेर के बाग उजाड़ दिए, जिसमें एक सरकारी अनुमान के मुताबिक 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इन्होंने सरकारी स्टोर पर कब्जा कर लिया, नालियां और वॉकिंग ट्रैक उखाड़कर वहां शौचालय बना लिया और रहने का भी इंतजाम कर लिया। बाग में बोरिंग से पानी लेने के लिए आने वाले आसपास के लोगों से ये मारपीट भी करते थे। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट और आसपास के सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों से भी ये मारपीट करते थे। लोगों से ये जबरदस्ती जय हिंद, जय सुभाष का नारा लगवाते थे। जो ठीक से नहीं लगा पाता था उसके साथ मारपीट करते थे। ये कहते थे आप ये कॉलोनी खाली करो, कॉलोनी में हम लोग वास करेंगे। अपना डीएम साहब को गाली, मोदी साहब को गाली, सब पूरे प्रशासन को गाली देते थे ये लोग। कहते थे इनसे उनका सर्टिफिकेट मांगो, वो करो, XYZ दुनिया भर की बात करते रहते थे ये लोग। मतलब आकर यहाँ पर भी वहाँ से आप भी यहीं पे रहते हो, आप बताओ। ये लोग सुबह सुबह ये काम करते थे, फिर उसके बाद दीवारों पे भी चढ़ जाते थे, हम लोगों को भी डराते थे, लेकिन हम लोगों से खैर ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। किस तरह के लोग हैं? युवा है, बुजुर्ग लोग, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ी लेडीज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो लोग भी यहाँ डंडे लेके जब आ जाते थे, जब यहाँ प्रशासन आता था, जब भी यहाँ पे आ जाते थे। विटल फोर्स जो है, जो आत्मा है उसकी, विटल फोर्स जो प्राण शक्ति है वो पॉजिटिव है, वो लोक कल्याणकारी है। और जब यहाँ पर आप निगेटिव सोच बनाएंगे, धोखा देना, धोखे से ले लेना, इन इंद्रियों की सुविधाओं को ले लेना, छल कपट करना, जब ये ले लेंगे तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा और इसका शरीर पर असर पड़ेगा। इससे देश की जनता को आज तक नहीं तूने बताया। रामवृक्ष यादव के मामले में शुरू में रामवृक्ष यादव और उसके गुंडों ने यहाँ छोटी मोटी झोपड़ियां बनाई, लेकिन फिर इसने अंगद की तरफ पांव जमाना शुरू कर दिया। इनकी जुर्रत देखिए कि पिछले महीने जब एक सरकारी अफसर जांच के लिए जवाहर बाग के अंदर गया तो उसे बंधक बना लिया गया था। पिछले 2 महीने से प्रशासन इस जमीन को खाली करवाने की कोशिश कर रहा था। हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को जवाहर बाग खाली कराने का आदेश दिया। इस दौरान वहां शूटर और अपराधी भी रहने लगे, जिनके पास हैंड ग्रेनेड, हथगोला, राइफल, कट्टे और कारतूस छिपा कर रखे गए थे। छोटे बच्चों को ट्रेनिंग, मतलब किस उम्र के बच्चे, कैसे बच्चे? बच्चे थे 7 से 8, 10, 12, 15 साल तक के बच्चे थे। जैसे नक्सली तैयार करते हैं अपने बच्चों को, इस तरह बच्चों को तैयार कराया जाता था यहाँ पर। उनमें कूट कूट के नक्सलवादी जय सुभाष, बस और कुछ नहीं, उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई औचित्य नहीं। अगर हाईकोर्ट ने मामले में दखल नहीं दिया होता तो सरकार और प्रशासन ने जिस तरह पिछले 2 साल से आंखें बंद कर रखी थी, उसमें रामवृक्ष यादव 280 एकड़ के सरकारी बाग में बड़े आराम से रहते हुए कानून को ठेंगा दिखाता रहता। अंजना और कश्यप के साथ मदन शर्मा, मथुरा। जब पुलिस का लठ चलता है तो अच्छी अच्छी नेतागिरी धरी रह जाती है, लेकिन इस लठ पर रोक किसने लगाई? जाहिर सी बात है, जब तक हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर रही थी तब तक प्रशासन खामोश बैठा था। सीधे चलते शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं उस जगह से जहां पर यह पूरा ऑपरेशन हुआ पुलिस का। शिवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे बड़ा सवाल आज सुबह का यही है, कहां है ये रामवृक्ष यादव? देखिए निशांत, रामवृक्ष यादव के बारे में तरह तरह की यहाँ पर चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो ये माना जा रहा था कि शायद वो फरार हो गया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एक सर्च अभियान चला रखा है, जिस तरह से दबिश दी जा रही है, टीम्स बनाई गई हैं, लोग एक्टिव हैं, उससे अभी तक ये साफ नहीं हुआ
कहना यह है ऑफिशियल तौर पर कि जो 20-22 लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज चूंकि चार्ड हैं, जली हुई हैं, इसलिए साफ नहीं हो पा रहा, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ये साफ होगा कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं रामवृक्ष यादव उसी में से एक है, क्योंकि जिस तरह का पूरा माहौल क्रिएट हो गया था, जिसमें पुलिस ने फिर बाद में घेरा, लाठी डंडे चल रहे थे, गोलियां भी चल रही थी, उसमें बहुत मुमकिन है कि इसी अपने बिछाए जाल में ही शायद रामवृक्ष यादव फंस गया हो और उसकी मौत हो गई हो। लेकिन अभी तक जब तक की पूरी जांच नहीं कर ली जाती, जब तक कि लाशों का मुआयना नहीं कर लिया था और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर लिया था, तब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब तक ये चीज़ें साफ नहीं होती कि रामवृक्ष यादव यहाँ पर है या मौत हो चुकी है या फरार हो गया, जो भी है, तब तक प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना रहेगा, क्योंकि यही वो रामवृक्ष यादव है जिसने अकेले खड़े होकर के 3-4 हज़ार लोगों का हुजूम इकट्ठा कर लिया, धीरे धीरे कब्जा कर लिया और प्रशासन के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गया। इतने सालों बाद बेशक चूंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण जानें चली गई पुलिस प्रशासन की और लोग भी मारे गए, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसको खाली करा लिया। लेकिन यही बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था आसपास के। यहाँ पर शिवेंद्र, आपने एक सवाल खड़ा किया कि ये प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया था। अब जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वहां के मौजूद लोगों के, उससे तो प्रतीत ये हो रहा है कि इसको सिरदर्द प्रशासन ने ही बनाया था। बाकायदा राज्य सरकार किस तरीके से इसके ऊपर लापरवाही दिखा रही थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ के लोकल लोग भी मानते थे। हालांकि इन लोगों का बिहेवियर बहुत खराब रहता था, आसपास जाने वाले लोगों को भी गाली गलौज करते थे, पत्थर मारते थे, बल्कि बगल में जो सरकारी कॉलोनी है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश करते थे। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि प्रशासन अगर अपने दम पर पूरी तैयारी के साथ आती तो ये हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि इतना बड़ा कब्जा धीरे धीरे जो बढ़ता गया, जहाँ अंदर शेल्टर बना लिए, मकान बना लिए, अंदर जानवर पाल लिए, लोगों को पूरा अपनी पैरेलल गवर्नमेंट एक तरीके से चलाई जा रही थी। कहा तो ये भी जा रहा कि अपनी उनकी बाजार थी, फसल अपनी वो बाहर बेचते थे ना। उन्होंने कि अगर वहाँ कोई अपराध करता, कोई गलती करता है, उसको सजा देने का प्राविधान, बाहर अंदर जाने के लिए एक एंट्री और एग्जिट का बाकायदा पर्चा भरा जाता था। यानी अंदर जो थी वो अलग दुनिया मानते थे और उसको बाहर की दुनिया से वो जोड़कर देखते नहीं थे, और जो भी इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते थे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो ये पनपा है पूरा सिस्टम, वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो नहीं थी, उसकी वजह से हुआ। क्योंकि हर कोई अधिकारी जो आता था वो सोचता था कौन इस झंझट में पड़े, कहीं ऐसा ना हो उसके ऊपर अटैक हो जाए, और इसी के चलते ये धीरे धीरे बढ़ता गया। और नतीजा ये हुआ कि जब एक्शन करने से पहले वो लोग रेकी करने गए, उस वक्त उन पर ऐसा हमला हुआ कि उनके 2 ऑफिसर्स की जान चली गई, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। वापस आने इस बड़ी खबर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। वैसे यूपी में चुनाव अगले साल